मैथ्स 10.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो यहाँ पर मैथ्स 10 मतलब मैथ्स क्लास 10 और 0.1 मतलब क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि है हमारा रियल नंबर्स। तो इस वीडियो से हम लोग क्लास 10 की मैथ्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 10 में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर्स है, फिर पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जिसे हमें एपी भी कहते हैं हम, उसके बाद ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, फिर स्टैटिस्टिक्स और लास्ट में प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कई सारे चैप्टर्स हमें अगर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं इसी ब्रांच को और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन या और आगे भी हम लोग जाते हैं तो इन्हें हमें डेप्थ में पढ़ना है। क्लास 11th में भी इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे क्लास 10 में कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक, क्योंकि सब डेप्थ के टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग क्लास 10th लेवल में कुछ कुछ बात करेंगे ब्रीफ में और बेसिक में आगे बढ़ेंगे, बेसिक्स में। और हम लोग एक अच्छे से एनसीईआरटी, हमारी कोर्स बुक एनसीईआरटी है तो कोशिश करेंगे एनसीईआरटी को हम लोग अच्छे से सॉल्व करें और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। तो इसमें मैंने एनसीईआरटी को बेस मानकर कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लिखे हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं पर मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड है और इसके जो एक्सरसाइजेस भी हैं और भी जो हम लोग इसको मतलब और इसके थ्योरी के अलावा कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है। तो आप मैथ्स को ना रीडिंग भी करिएगा। तो जिस तरह हम लोग इंग्लिश की रीडिंग करते हैं, साइंस की, एसएससी की, हिंदी की, कंप्यूटर, ऐसे सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट्स की, तो वैसे हम लोग को मैथ्स की भी रीडिंग करनी है, ठीक है। मैथ्स में हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी क्वेश्चंस को देते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है, लेकिन हमें मैथ्स की रीडिंग भी करनी है, ठीक है, उनकी रीडिंग करनी है, ठीक है। हो सकता है हर चीज़ समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है रीडिंग के साथ। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रियल नंबर्स, हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हमने देखा था कि हम लोग अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम लोग W से कर सकते हैं। वैसे रियल नंबर्स को, इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे रियल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो व्हाट आर रियल नंबर्स? So the collection of rational numbers and irrational numbers are known as real numbers, ठीक है। हमने कुछ बेसिक नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 9 का जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैसे रियल नंबर्स के बारे में और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका क्या होता है Q प्लस इरेशनल नंबर को आप T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इरेशनल नंबर भी आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में T दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इन दोनों का कलेक्शन होता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमने इरेशनल नंबर क्लास 9 चैप्टर 1 में अच्छे से देखे थे, ठीक है। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स तो हमने पहले की क्लासेस में भी देखे हुए हैं, ठीक है। तो उन दोनों का कलेक्शन होता है रियल नंबर। It is represented by the symbol capital R या they are represented by the symbol capital R, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे मैथ में आप बढ़ते जाइएगा तो मैथ में लैंग्वेज की जगह आपके सिंबल्स यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं जिनके पास 2 डिवाइजर होते हैं, ठीक है, या 2 हम लोग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, 2 डिवाइजर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को थोड़ा शब्द पे जाना है, ठीक है। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में क्योंकि मीनिंग चेंज हो सकती है। यहाँ पर 2 डिवाइजर्स लिखा हुआ है पर आप इसको याद रखिएगा 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्योंकि हम लोग आगे चल के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो किसी नंबर के 2 डिवाइजर्स हों लेकिन अलग अलग, वो दोनों डिवाइजर्स एक नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। तो वैसे मैंने नोट्स में डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिखा है, बाद में मैं नोट्स में आपको लिखा दूंगा, पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो डिवाइजर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, तो 3 के डिवाइजर क्या होते हैं, 1 इसको डिवाइड करता है। यहाँ पर डिवाइड मतलब हम लोग कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेसिमल में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5
को 2 क्या डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं हाँ 2.5 आंसर आएगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे 5 को 2 डिवाइड नहीं करता है, 5 का डिवाइजर 2 नहीं है, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं कोई नंबर किसी का डिवाइजर है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, हमारा क्वेश्चन एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, इंटीजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ डेसिमल आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं बोला कि 3 है, उसको 1 डिवाइड करता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। और 3 को आपका 3 कंप्लीटली डिवाइड करता है। ये हमने देखा है कि अ नंबर विच हैज़ 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर। तो हम लोग अब ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन होती है द नंबर विच हैव द डिवाइजर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, है ना। लेकिन अब हम लोग ये ध्यान रखेंगे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके पास 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स होते हैं, है ना। जैसे 1 और 3 ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह 5 हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन भी है राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। तो इसका एक मेथड भी होता है, 1 से 100 हम लोग लिखते हैं, फिर 2 से जो डिविजिबल होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फिर 3 से 4 से ऐसे करके। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 100 तक इस क्या क्या होगा हमारे पास, देखिए 1 नहीं है हमारा, प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, तो प्राइम नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 1 होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो एक क्वेश्चन है भी कि वाई 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइम नंबर। तो उसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थोड़ा समझ लेंगे, है ना। ये सब क्या है कि ये सब बहुत ही डेप्थ के टॉपिक्स हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या मैथ को आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट की तरह उसको पढ़ते हैं, तो आपको नंबर थ्योरी के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। और प्राइम नंबर से सब नंबर थ्योरी के अंदर आते हैं, जिसमें मतलब बहुत ही डेप्थ है और बहुत सारे हम लोग को बातें पढ़नी पड़ती है। वहाँ पर हमें प्राइम नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। थ्योरम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे क्लास 10 तक, ठीक है, ताकि हम लोग धीरे धीरे एनसीईआरटी बेस मानकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 कौन से हैं, तो देखिए 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। एक बार आप भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में पीडीएफ भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने ये सब नोट्स लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सियम, पोस्टुलेट और एजम्पशन। तो फिर से क्लास 9 में हमने यूक्लिड्स एक्सियम्स पढ़े थे। तो एक्सियम होते क्या हैं, तो मैथमेटिक्स में जब भी कोई हम लोग थ्योरी या थ्योरम प्रूव करते हैं या थ्योरी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग पहले से कुछ मान लेते हैं और उसको हम लोग सही मान के ही आगे बढ़ते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा क्लासेस में 6, 7, 8, 9 में कि बहुत सारी चीज़ों का प्रूफ रहता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखी होगी, थ्योरम या कुछ, और उसके नीचे प्रूफ है कि इसको प्रूफ कैसे किया, ट्रायंगल, सर्कल बना होगा, कंस्ट्रक्शन किया होगा, फिर कंक्रुएंट, सिमिलैरिटी करके लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखा होगा, ठीक है। तो प्रूफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल या कोर कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में प्रूफ करना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिनका प्रूफ हम लोग नहीं करते हैं, उसको सच मानकर ही आगे बढ़ते हैं, मान ही लेते हैं कि ये बातें सच है और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सियम्स, ठीक है। एक्सियम्स बोलते हैं, पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं, एजम्पशन बोल सकते हैं, पर जनरली एक्सियम का यूज़ होता है या पोस्टुलेट का यूज़ होता है। तो यूक्लिड्स के एक्सियम क्लास 9th में हमने देखे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सियम हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। तो नाम से ही क्लियर है, जो खुद में ही सही है, सेल्फ एविडेंट है, उसको वापस प्रूफ नहीं करना है, वो खुद में ही सही है, तो सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, ठीक है। तो ये हमारे एक्सियम होते हैं, या हम लोग सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने नोट्स में स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पर वो खुद ही एविडेंट है, मतलब खुद ही सही है, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट, है ना। तो इन मैथमेटिक्स एन एक्सियम इज अ फाउंडेशनल सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट और रूल दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब उसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। फॉर एग्जाम्पल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ले लेते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ये हमने पढ़ा है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है ना। तो इसको मान के ही आगे बढ़ते, ऐसा होता है। जैसे 2 प्लस 3 3 प्लस 2 के बराबर ही होता है ना। ये मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये एक एक्सियम हो गया। उसके बाद थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये यूक्लिड्स एक्सियम है। जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, a और b, दो वेरिएबल ले लेते हैं a और b। ये लोग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें क्या पता है कि ये दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के बराबर हैं,
कोई तीसरा वेरिएबल हम लोग सी ले लेते हैं, तो ए सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, हमें बस इतना पता है। तो हम ये खुद बोल सकते हैं कि ए और बी भी बराबर होंगे, ये होंगे ही, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में भी बराबर हो, ठीक है। तो ये लॉजिकल लगता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसको हम लोग सच मानकर ही आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसा कहीं होगा तो हम लोग उन दोनों को इक्वल मान लेंगे, क्योंकि वो दोनों किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल या संख्या के बराबर है, ठीक है। जैसे हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे a भी 2 के बराबर है और b भी 2 के बराबर, मतलब ये दोनों की वैल्यू ही 2 है और दोनों ही बराबर है, a और b, है ना, दोनों की वैल्यू 2 है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यूक्लिड्स एक्सियम बोलते हैं। और भी एक्सियम है, जैसे फॉर एनी इवेंट a पी ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, मतलब निगेटिव में नहीं होती है, ठीक है, या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये सब कुछ एक्सियम्स होते हैं जो हम लोग मानकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग इतने ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज अ थ्योरम। अब थ्योरम क्या होता है, आपने बहुत सारे थ्योरम देखे होंगे, है ना, आपको क्लास 10 में भी बहुत सारे थ्योरम पढ़ने। ये थ्योरम होता क्या है, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज एक्सियम। In mathematics, an axiom is a foundational, self-evident statement or rule that is accepted as true या as truth without proof. It serves as a starting point for building a mathematical theory of further reasoning or argument. तो जब भी mathematicians या जो भी रिसर्च करते हैं वो आगे बढ़ते हैं तो पहले कुछ बेस मान लेते हैं, उसको सच मान लेते हैं, ठीक है, कि ये है, उसके बाद अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो आगे अपनी थ्योरी, अपनी बातें कहते हैं, पर स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें वो मान के चलते हैं, ये है, ये सच ही है, उसको वो लोग प्रूफ नहीं करते हैं, वो मान के चलते हैं ये सत्य है, ठीक है। फॉर फर्दर रीजनिंग, और रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट्स या और उन स्टेटमेंट्स जो कहते हैं उनके लिए। उसके बाद अगला है हमारा व्हाट इज अ थ्योरम। तो अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी ट्रू। तो वो हमेशा से ट्रू हम लोग मान के नहीं चले थे एक्सियम की तरह, हम लोग प्रूव किए कि ऐसा होगा, ठीक है। एक्सियम्स मान के फिर हम लोग कुछ और बातें बताए, ठीक है। तो वो हम लोग खुद रीजनिंग किए या प्रूफ किए, वो पहले से हम लोग सच नहीं माने थे एक्सियम की तरह। तो अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी ट्रू। इट्स बेस्ड ऑन नोन मैथमेटिकल फैक्ट्स, एक्सियम्स एंड प्रीवियसली प्रूवन थ्योरम्स, ठीक है। तो जैसे हमारा कुछ थ्योरम है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम है या पाइथागोरस का थ्योरम, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसको हमेशा से सच मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एच है, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको प्रूव किया जाता है, ठीक है। नोन एक्सियम्स, कुछ एक्सियम्स पहले मानते हैं, और पहले अगर कोई थ्योरम प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ हो चुका है, तो उसका भी मदद ले सकते हैं ऐसे या और भी कोई थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। और हमारा जैसे आता है कि ट्रायंगल सम थ्योरम। ट्रायंगल सम थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, इन तीनों का सम मान लेते हैं, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसको हमेशा से मान के नहीं चलते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ हो गया तो हम मान के ही चलते हैं, ऐसा होता ही है, लेकिन इसका एक प्रूफ होता है कि ऐसा कैसे हुआ, है ना, इसको हमेशा से सच नहीं माना गया, जैसे हम लोग एक्सियम को मान लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या होता है, थ्योरम जो बातें हमें पहले से पता है उनकी मदद से हम लोग आगे नई नई बातें पता करते हैं, तो वो सब थ्योरम्स बनती जाती हैं, तो उनका हमें प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। A theorem can be demonstrated to be true through logical reasoning and proof। तो कोई भी बात सच है, जैसे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लोग कहते हैं इसका प्रूफ क्या है, कैसे आप बोल सकते हैं ये तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका पूरा प्रूफ है, ठीक है। तो वो प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से, मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होना ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे कर करके हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे, तो वो हमारा फिर थ्योरम हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है, ठीक है। एंड प्रूफ, तो अ थ्योरम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी ट्रू थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रूफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंजक्चर, ठीक है। तो ये कंजक्चर, तो ये सब कुछ जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, वैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है ही, लेकिन फिर भी कुछ कुछ उसकी
टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ कुछ शब्द होते हैं जो उसी भाषा से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैथ्स में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम मैथ्स में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब और भी जगह यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर मैथ्स में आप यूज़ करते हैं, जैसे हाइपोथेसिस, एक्सियम, पोस्टुलेट, कंजक्चर, ठीक है, थ्योरम्स, थ्योरी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो एक और शब्द आता है इंपॉर्टेंट, कंजक्चर। कंजक्चर क्या होता है? तो अ कंजक्चर इज अ स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस बट नॉट येट फॉर्मली प्रूवन और डिसप्रूवन, ठीक है। तो कंजक्चर क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसको माना जाता है कि ये सच है, ठीक है, पर उसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी या स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर या क्यूब, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सच है या गलत है? तो हम लोग a की वैल्यू रखेंगे, फिर b की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, फिर c की वैल्यू रखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमेशा ये सच आता है। फिर 2 रखते हैं, a की जगह 2 रखते हैं, b की जगह 3 रखते हैं, c की जगह 4 रख देते हैं, फिर इसको करते हैं तो ये सच आता है, ठीक है। तो ऐसे आप कितना रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर से 1.1 रखिए, 1.2, 5.9, 100.5, ठीक है, 500, 50,000, उस स्टेटमेंट में आप कितना रखिएगा, ठीक है। पर अभी तक हमने जितना भी रखे हैं वो हमेशा सच आ रहा है, लेकिन फिर भी एक डाउट होता है मैथ्स में, क्या पता कोई ऐसा नंबर रखने पे ये फॉल्स आ जाए। तो अभी हम इसको खुल के नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा हमेशा सच होगा, ठीक है। तो तब तक इस स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम लोग कंजक्चर बोलेंगे, थ्योरम नहीं बोलेंगे, ठीक है। थ्योरम होता है जो हमेशा सच हो। तो यहाँ पर हमारा कंजक्चर क्या होता है? कंजक्चर होता है जो हो सकता है कभी गलत भी हो जाए, अभी तक बिल्कुल सही आया है, पर अभी पता नहीं, क्या पता आगे कोई नंबर पे वो गलत हो जाए। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं कि वो आगे गलत भी हो सकते हैं या अभी तक तो सही निकले, क्या पता आगे गलत हो जाए, तो ऐसे होते हैं डिसप्रूवन, प्रूवन और डिसप्रूवन। तो ना तो ये अभी तक सही हुआ है क्योंकि अभी तक सही है, क्या पता कभी गलत हो जाए, और ना ही कोई ऐसा हमें एग्जाम्पल मिला है जो इसको गलत साबित कर पाए अभी तक, ठीक है। तो ये सब को हम लोग कंजक्चर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ कंजक्चर। तो अ कंजक्चर इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजिशन दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू। अभी तक सही आया तो हम लोग बिलीव करते हैं ऐसा ही हमेशा होगा, ठीक है, पर इसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं आया फॉर्मल। तो a conjecture is a statement of proposition that is believed to be true based on observations but not yet formally proven या disproven। ना तो अभी पूरी तरह इसको प्रूव किया गया ये सही है, या कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं आया है कि इसके कारण, या फिर कुछ ऐसी फैक्ट भी नहीं आया जिससे हम लोग बोल सके ये गलत है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट येट फॉर्मली प्रूवन और डिसप्रूवन। कंजक्चर लैक्स अ फॉर्मल प्रूफ, इसका एक फॉर्मल प्रूफ नहीं होता है। अब अगर इसका प्रूफ बन गया तो वंस अ कंजक्चर इज प्रूवन टू बी ट्रू इट बिकम्स अ थ्योरम, तो वो थ्योरम बन जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हमने क्लास 1 में की। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसी तरह अब हम लोग पहले पीडीएफ देख लेते हैं, और इसी तरह हम लोग मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास से हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं और अपेंडिक्स में प्रूफ्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग भी है। ये हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। 11th के लिए ये बेस हैं, क्लास 9 और 10th, 11th, 12th के लिए इनके कई सारे चैप्टर्स आपको 11th और 12th में डेप्थ में पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रियल नंबर्स, हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम। तो द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल आर। जनरली नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन, इंटीजर्स कैपिटल जेड, होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसमें आप लोग को मतलब हमें क्या करना है, उसमें हमें डायरेक्ट सिंबल का यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप कंटिन्यू करते हैं मैथमेटिक्स में तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल्स को जानना, उसकी लैंग्वेज को समझना, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। इसलिए आपको रीडिंग भी बहुत करना ज़रूरी है कि लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं, फिर सिंबल में कैसे उसको दर्शाते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ही बेसिक में धीरे धीरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस रिवाइज़ करना है। चाहे हम लोग क्लास 10th भी पढ़े तो आपको क्लास 1 के क्वेश्चंस और 1 के कॉन्सेप्ट्स आपको, मतलब क्लास 1 के कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए। 2, 3, 4 हम कनेक्ट करके आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा ना, मोटिवेशन भी रहेगा और आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो प्राइम नंबर इज़ अ नंबर ग्रेटर देन 1, और प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होता है दैट हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स। यहाँ पर आप चाहें तो लिख दीजिएगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि 1 के पास भी हम लोग बोल सकते हैं 2 डिवाइज़र है 1 और 1,
है ना, बिल्कुल सही है, 1 और 1 है, एक और 1 ले लीजिए, एक और 1 लीजिए, कितने 1 ले सकते हैं, पर ये सब क्या है, सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो 2 डिवाइज़र होने तो चाहिए पर वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक में भी, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, ठीक है। दैट हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स, आप डिस्टिंक्ट लिख दीजिएगा, ओनली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एग्जांपल 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 ये है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बात और कि आप अलग अलग जगह से भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग मतलब आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप नोट्स बना सकते हैं। बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, आप जिससे पढ़ें, जहाँ से पढ़ें, अपने नोट्स जब आप बनाएंगे तो आप इतनी मेहनत से जब नोट्स बनाए हैं तो फिर आपको उनको रिवाइज़ करना है और आपको मैथ सीखनी है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, ठीक है। और दूसरी बात एक और कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाए, क्योंकि ये सब डेप्थ के टॉपिक्स हैं और ऐसा नहीं आपको समझ में, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन समय कम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और भी बातें हैं, ठीक है। तो पढ़ाई में जितना समय मिलता है हमें, उसमें भी हमें बहुत सारे सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो और इसलिए हमें क्या करना है, बहुत डेप्थ में जाने एक लिमिट रखना है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी कोर्स बुक, मैंने कहा एनसीईआरटी कम से कम आप अच्छे से पढ़िए, उसके चैप्टर धीरे धीरे बनाइए और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, फिर बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिमिट रखिएगा, अपनी तरह से नोट्स बनाइएगा और उनको आप रिवाइज करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एक्सियम या पोस्टुलेट या एजम्पशन। तो in mathematics an axiom is a foundational self-evident statement or rule that is accepted, उसको स्वीकार किया जाता है as true, मतलब वो सच है, without any proof. It serves as a starting point for building a mathematical theory or further reasoning and arguments, ठीक है। तो कोई थ्योरी आगे बढ़ने के लिए उसको सच मान के आगे बढ़ा जाता है। एग्जाम्पल में थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, इसको यूक्लिड्स एक्सियम बोलते हैं। और एक्सियम और प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, ये मान के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ थ्योरम, थ्योरम क्या होता है। अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी ट्रू, मतलब उसको सच साबित कर दिया गया है। इट्स बेस्ड ऑन नोन मैथमेटिकल फैक्ट्स, एक्सियम्स एंड प्रीवियसली प्रूवन थ्योरम्स, तो जो हमें पहले से पता है या पहले से जो बातें हमने सच साबित कर दी, उनका यूज़ करके आगे की बातों को हम लोग सच साबित करते हैं या उनको प्रूव करते हैं, उनको ट्रू करते हैं, या उनको हम लोग बताते हैं कि ये किस प्रकार ट्रू है, ठीक है। प्रूफ क्या है इसका। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 10th में भी बहुत सारे थ्योरम्स हमें पढ़ने, हम पढ़ भी चुके हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये तो इसी में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इनके प्रूफ बहुत डेप्थ होते हैं, किसी के आसान प्रूफ होते हैं तो बुक में रहते हैं, किसी के थोड़े डेप्थ प्रूफ और हायर नॉलेज चाहिए हमें होती है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका प्रूफ नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए और भी नॉलेज हमें चाहिए, और भी तरह से हमें इसको पढ़ना है, जो अभी हमें 10th के लिए इसका स्कोप नहीं है। आगे जब और बढ़ेगा तो आप इसके बारे में और भी ज़्यादा गहराई में जानिएगा, ठीक है। तो कुछ थ्योरम जो प्रूफ हो चुके हैं, हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है, तो ये सब कुछ थ्योरम्स हैं और किसी के प्रूफ हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल सम थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में। फिर अगला रिमाइंडर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एट्सेट्रा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अ थ्योरम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी ट्रू थ्रू लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रूफ, तो किसी भी थ्योरम को हम लोग जब प्रूव करते हैं, ठीक है, या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो ट्रू कैसे है, तो उसका बेसिस होता है लॉजिकल रीजनिंग। हम रीजनिंग करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होना ही चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ। तो ऐसे करके जो स्टेटमेंट के संग हम लोग लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनका हम लोग प्रूफ करते हैं। तो एक थ्योरम को लॉजिकल रीजनिंग और प्रूफ, इनसे हम लोग ट्रू इस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं कि ये सच है। अगला है व्हाट इज़ अ कंजक्चर, एक हाइपोथेसिस भी वर्ड आता है, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड है, तो हम लोग देखते हैं कंजक्चर क्या होता है, ठीक है। अ कंजक्चर इज़ अ स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस बट नॉट फॉर्मली प्रूवन और डिस्प्रूवन। मतलब अभी तक हमने जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं या वैल्यूज़ पुट की हैं, अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, या कोई फैक्ट है, तो वो बिल्कुल अभी तक सच आया है, ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि क्या पता कभी और कुछ वैल्यूज़ पुट करने पे गलत आ जाए। अभी तक हमने बहुत सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, बहुत सारी, सब में वो इक्वेशन सच आया, पर फिर भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, तो हम लोग सब तो पुट किए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बोल नहीं सकते मैथ्स में कि अभी ये सच है कि नहीं,
क्योंकि क्या पता, क्योंकि डिसप्रूव होने में, गलत साबित होने में बस एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है, और प्रूव करने के लिए सारे एग्जाम्पल, सारे नंबर्स को प्रूव करना होगा कि हर नंबर पे सच हो रहा है। तो गलत के लिए बस एक नंबर या कुछ वैल्यूज़ पुट करें, गलत आ गई तो पूरा गलत है। तो अभी तक मान लेते हैं हमने हज़ारों बहुत लाखों करोड़ों बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करके देखा है और सच आ रहा है, पर इन्फाइनाइट होती हैं वैल्यूज़, क्या पता किसी वैल्यूज़ में गलत भी आ जाए किसी कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसलिए अभी तक बेस्ड ऑब्जर्वेशन में ये बिल्कुल सच साबित है, बिल्कुल सच है, लेकिन अभी फॉर्मली प्रूफ नहीं हुआ है। तो प्रूफ जनरली हम लोग वेरिएबल्स लेके प्रूव करते हैं, कोई भी आप वैल्यू रखिए इसमें, वो प्रूफ होगा कि वेरिएबल से हम लोग प्रूव करें। तो इसलिए हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं अरिथमेटिक के बाद, ठीक है। सारे नंबर्स को हम लोग कुछ वैल्यूज़ मान के, मतलब लेटर्स मान के हम लोग प्रूव करते हैं, ताकि हमें बार बार वैल्यूज़ पुट ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अभी तक वो फॉर्मली प्रूफ या डिसप्रूव भी नहीं हुआ है, ना हम लोग पूरी तरह सही बोल सकते हैं ना ही गलत बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है, ठीक। अब तो कंजक्चर क्या होता है, इट लैक्स अ फॉर्मल प्रूफ, तो उसके पास कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं होता है। वंस अ कंजक्चर इज़ प्रूवन, अगर एक बार कंजक्चर प्रूफ हो गया कि ये सच है, तो वो थ्योरम बन जाता है, क्योंकि थ्योरम वही होता है जो सच होता है ना। फिर हमारे पास क्लास 2 है, अगली वीडियो में क्लास 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन उसका ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 होगा, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बहुत ही बेसिक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ये सब में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी के और कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।